हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करते हैं। जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, आपके सामने पहला प्रश्न है, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या अंतर है, इसी चीज़ को बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर मतलब सच्चा और वास्तविक प्रसर्व, झूठा या मिथ्या प्रसर्व। सबसे पहले लीवर प्रसर्व के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि प्रसर्व का मतलब होता है कि बच्चा जन्म जो लेता है वही लेबर प्रसर्व होता है, समझ गए। तो एक होता है झूठा लेबर, एक होता है फॉल्स लेबर। कौन सा झूठा लेबर है, कौन सा फॉल्स लेबर है, कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन होते रहता है। देखिए, ट्रू लेबर के मतलब होता है, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि ट्रू लेबर के मतलब होता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट है और वह अपने बच्चा के जन्म देने के नज़दीक में जब आ जाती है तो उसके अंदर ट्रू लेबर आ जाता है। मतलब वो कुछ भी कर ले, उसके अंदर दर्द नहीं जाता है। लेकिन फॉल्स लेबर में क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता है कि हमारा टाइम पूर गया है, एक महिला को नहीं पता है कि मेरा टाइम हो गया है या अभी नहीं हुआ है, तो उसको टाइम अगर नहीं हुआ है अभी, फिर भी दर्द करेगा। प्रेगनेंसी में तो दर्द आम बात है, कभी भी होने लगता है। तो ये झूठा लेबर में होता है कि समय नहीं पूरा रहेगा फिर भी दर्द होने लगेगा, और इसमें अगर इधर उधर अपना पोजीशन बदलने से, आराम करने से या फिर थोड़ा चल लेने से इसमें यह दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जब नज़दीक रहेगा लेबर के तो उसमें ट्रू लेबर में जो दर्द होगा वह कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी पोजीशन चेंज कर लीजिए, कुछ भी चल लीजिए, टहल लीजिए, उसमें दर्द नहीं जाएगा क्योंकि बच्चा होने का अब नज़दीक आ चुका रहता है। तो इसीलिए ट्रू लेबर होता है और ये जो है फॉल्स लेबर होता है। ओके, देखिए, इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त मतलब पेनफुल कंट्रैक्शन होते रहता है। अब चूंकि यूट्रस में जब तक संकुचन नहीं होगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक बच्चा जो है बाहर आएगा ही नहीं, तो उसमें दर्द युक्त संकुचन होने लगता है लगातार, समझ गए ना। नियमित अंतराल पर होते रहता है। मिथ्या मतलब झूठा प्रसर में गर्भाशय संकुचन से संबंधित नहीं होता है। लेबर फल्स रहता है तो यहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं होता है। कंट्रैक्शन होने का मतलब होता है कि बच्चा लेबर अब होने की स्थिति में है, समझ गए। संकुचन समय के साथ तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। जैसे जैसे नज़दीक समय और ज़्यादा आते जाता है, यहाँ पे यूट्रस का कंट्रैक्शन, संकुचन उतना ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और अधिक समय के लिए होता है। मान गए थोड़ा समय पहले अगर 5 मिनट के लिए कंट्रैक्शन आ रहा है, तो जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो यह बढ़ते जाएगा समय और तेज़ी के साथ कंट्रैक्शन होते जाएगा, समझ गए ना। लेकिन इसमें दर्द की प्रवृत्ति धीमी व निरंतर रहती है। झूठा लेबर होता है ना, तो इसमें दर्द जो है उतना तेज़ नहीं होगा, इसमें उतना दर्द बढ़ेगा नहीं समय के साथ, ठीक है ना। वास्तविक प्रसर्व में सर्विक्स में फैलाव एवं सिकुड़न होता है। जब लेबर के नज़दीक आते हैं तो ट्रू लेबर में होता यह है कि जो डिलेशन होता है सर्विक्स का, जो फैलाव होता है और जो सिकुड़न होता है, वह फैलाव और सिकुड़न होते रहता है, समझ गए। लेकिन इसमें सर्विक्स के डिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सर्विक्स उसी समय डिलेशन करता है जब डिलीवरी होने का समय हो गया रहता है, समझ गए, आसपास रहता है। क्योंकि डिलेशन होने, सर्विक्स में डिलेशन होने का मतलब है कि सर्विक्स का खुलना, और जब सर्विक्स खुलेगा तो बच्चा बाहर की तरफ आने का प्रयास करेगा ही, समझ गए ना। तो वह ट्रू लेबर में ही होता है। आगे है, इसमें पानी का थैली बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है। इसमें एनीमा व सीडेटिव औषधि देकर समाप्त किया जाता है। इसमें खुद व खुद जो है पानी का थैली की तरह बैग का निर्माण हो जाता है, जबकि इसमें जो है देना पड़ता है, एनीमा या सीडेटिव औषधि देकर जो है समाप्त किया जाता है इस प्रकार के जो है पेन को, ठीक है। इसमें सो विद्यमान रहता है। सो कहने का मतलब होता है कि ब्लड आता है, ब्लड के साथ में कुछ जो है आपके यूट्रस से कुछ टिश्यू तक निकलता है, हल्का हल्का ब्लडिंग होता है। ये कब होता है, जब आपके लेबर नज़दीक हो जाए, समय नज़दीक हो जाए, तो इसमें सो मौजूद होता है। लेकिन यह मल्टीपरा स्त्रियों की तुलना में प्री मेग्रीविडा महिलाओं में अत्यधिक होता है। मतलब कहता है कि जो एक से अधिक बार बच्चे का पहले जन्म दे चुकी है, उसके तुलना में जो प्रथम बार गर्भवती महिला है उसमें यह अधिक होता है झूठा प्रसव, समझ गए। इसमें इंटरनल ओयस का फैलाव रहता है। जो आंतरिक जो पेल्विक का जो ओयस है वह क्या होता है, फैलाव इसमें रहता है, क्योंकि इसमें लेबर नज़दीक है, बच्चा बाहर की तरफ आएगा, तो इसके लिए इसमें सब चीज़ खुलता है, समझ गए। चाहे वो आपका कंट्रैक्शन हो यूट्रस का, चाहे वो आपका सर्विक्स का फैलाव हो, चाहे शो का मौजूदगी हो, चाहे इंटरनल ओयस का फैलाव हो, इसमें सब चीज़ जो है आपके रहते हैं। लेकिन इसमें नहीं रहता है क्योंकि यह कभी, ये जो आपका ट्रू फॉल्स लेबर है, यह आपके कभी भी शुरू हो सकता है। ये आपको स्थिति और पोजीशन और एक्टिविटी बदलने से यह जो है आराम भी हो सकता है, समाप्त भी हो जाता है। लेकिन जब आपके समय नज़दीक रहता है तो कुछ भी कर लीजिए, दर्द बढ़ते जाएगा समय के साथ, समझ गए। उसमें आपका ब्लडिंग भी होता जाएगा,
समझ गए। सर्विक्स फैलने लगेगा, यूट्रस में ऐंठन टाइप का दर्द होगा क्योंकि वहाँ पे कंट्रैक्शन होता रहता है, समझ गए ना। तो यही आपका ट्रू और फॉल्स लेबर होता है। आगे है कैपुट सक्सीडेनम और सेफली हेमेटोमा, इसी को हम लोग हाइड्रोसिफलस भी कहते हैं और इसको सेफ्लोहेमेटोमा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कैपुट सक्सीडेनम और जो है आपके यहाँ पे है सेफ्ले हेमेटोमा, यह जो है आपको दोनों जो है मस्तिष्क से बच्चा के शिशु के खोपड़ी से ही संबंधित है। यह शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जल का सूजन होता है। कैपुट सक्सीडेनम जिसे हाइड्रोसिफलस कहते हैं, यह शिशु के सर पर पाए जाने वाला जल का सूजन होता है। ओके, शीर्ष जो है रक्त गुलम, समझ गए ना, शीर्ष रक्त गुलम जिसे हम लोग सेफ्ले हेमेटोमा कहते हैं, यह शिशु के सिर पर पाए जाने वाली सूजन होता है। क्या चीज का? ब्लड का, रक्त का सूजन होता है, समझ गए। यह सिरोवलक ऊतक में रक्त युक्त लसीय द्रव के भर जाने के कारण होता है, समझ गए। यह लसकीय द्रव के भर जाने के कारण होता है, समझ गए। उसके बाद है यह जन्म के दौरान सिर व योनि में रगड़ के कारण पेरिओस्टियम के नीचे रक्त भरने के कारण होता है। ये द्रव भरने, ये लसकीय द्रव भरने के कारण, जबकि यह जो है आपके रक्त भरने के कारण होता है। ओके, यह जन्म के समय से ही उपस्थित होती है, वह जन्म के 36 घंटे में विलुप्त हो जाती है। अब ये जो कैपुट सक्सीडेनम या जो हाइड्रोसिफलस होता है, यह आपके जन्म से ही मौजूद होता है खोपड़ी में और जन्म के 36 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है यह वाला सूजन, ठीक है। इसमें उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, वह रक्त अवशोषित कर लिया जाता है, वह सूजन समाप्त हो जाता है। और ये जो सेफ्लोहेमेटोमा होता है, रक्त गुलाम, यह भी जो है आपके ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे यह भी ख़त्म हो जाता है और जो ब्लड होता है वह जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है और सूजन खत्म हो जाता है, समझ गए। इसमें दबाने पर गड्ढा बन जाता है, इसमें दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है क्योंकि यह हड्डियों पेरिओस्टियम के नीचे बना रहता है, समझ गए। इसलिए दबाइएगा तो हड्डी पर दबेगा तो उसमें गड्ढा नहीं बनता है, लेकिन इसमें गड्ढा बन जाता है, समझ गए ना। यह सीवन रेखा सेचुअर्स के दूसरी ओर जा सकती है, यह सीवन रेखा के उस पार कभी नहीं जा सकती है। मतलब यह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकता है, कौन? सेफ्लोहेमेटोमा, लेकिन यह सीवन रेखा के दूसरी पार कभी नहीं जा सकता है। तो यही अंतर है, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बता दिए। आगे यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है माय डियर कोर्ड प्रोलैप्स और एक होता है कोर्ड प्रेजेंटेशन। कोर्ड मतलब होता है नाल। नाल क्या होता है आप लोग को पता है कि नाल जो होता है, जो आपके बच्चा का नाभि से जुड़ा हुआ जो नली होता है और यूट्रस में जो प्लेसेंटा होता है उससे कनेक्ट होता है, वही नाल होता है। तो ये एक होता है कोर्ड प्रोलैप्स, नाल भ्रंश, एक होता है कोर्ड प्रेजेंटेशन, नाल प्रस्तुति। अब दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। झिल्लियाँ फटने के बाद नाभि नाल बाहर आने वाली प्रस्तुति भाग के सामने होती है। माय डियर, इसमें बच्चा जो है जैसे ही झिल्ली फटता है, यूट्रस का झिल्ली जैसे ही फटा, समझ गए, तो उसमें जो बच्चा बाहर आता है तो उसका सर होना चाहिए, लेकिन सर से आगे क्या रहता है कि यह नाभि नाल कोर्ड जो है सामने आ जाता है, जिससे जो है क्या होता है आपको कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, समझ गए। पहले सिर ना आकर पहले सिर से आगे जो है यह नाल ही रहता है, इसीलिए कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ओके, इसमें नाभि नाल का प्रस्तुति भाग के नीचे चली जाती है एवं गर्भ की झिल्लियाँ अखंड रहती है, समझ गए। अब इसमें कोर्ड प्रेजेंटेशन में होता यह है कि जो नाभि नाल होता है वह प्रस्तुति भाग के नीचे चली जाती है, मतलब प्रस्तुति भाग में सबसे पहले कोर्ड जो है आ जाता है नाभि ही, एवं गर्भ के झिल्लियाँ अखंड रहती है, समझ गए। मतलब जो झिल्ली होता है वह फटता नहीं है, सामने कोर्ड का ही प्रेजेंट रहता है। शिशु नाल को अंगुलियों से छूकर देख सकते हैं। गर्भस्थ शिशु जीवित हो तो उसे स्पंदनों का अनुभव हो सकता है। कोर्ड प्रोलैप्स, अगर कोर्ड अगर बाहर आया है सबसे पहले तो आप उस कोर्ड को छू कर देखिएगा, तो अगर बच्चा जीवित होगा तो उस नाभि नाल में भी जो है स्पंदन होगा, बीट होगा, समझ गए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा को सब चीज़ इसी नाल के जरिए होता है, तो उसमें स्पंदन भी आप महसूस कर सकते हैं अंगुली से छू कर देखकर। इसकी संभावना ब्रीच व ट्रांसवर्स लाई में अधिक होती है। अब ये जो नाल प्रस्तुति होता है कोर्ड प्रेजेंटेशन, इसमें ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई में अधिक होता है, समझ गए ना। शिशु नाल को इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स से अनुभव किया जा सकता है। इसमें सिर्फ हाथों से आप नहीं इसको छू सकते हैं, इसमें इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन से अनुभव कर सकते हैं, समझ गए। तो यही आपका नाल प्रस्तुति होता है, यही आपका कोर्ड प्रोलैप्स होता है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। अब एक साइड है आपका यहाँ पे देख लीजिए कंट्रैक्शन है और एक साइड आपका रिट्रैक्शन है, समझ गए। तो इस चीज़ को समझिए, कंट्रैक्शन क्या होता है और रिट्रैक्शन क्या होता है। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए
कि कंट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है और रिट्रैक्शन का मतलब रिट्रैक्शन है। चलिए देखिए, गर्भ अवस्था के प्रारंभ होने पर कुछ सप्ताह में इसमें होने वाले संकुचनों को अनुभव किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के कुछ सप्ताहों के बाद जो है यह यूट्रस में आपके कंट्रैक्शन संकुचन को अनुभव किया जा सकता है। समझ गए? इन संकुचनों को ब्रॉक्स्टन हिक्स संकुचन भी कहते हैं। यानी गर्भ अवस्था के कुछ सप्ताह के बाद जो संकुचन अनुभव होता है, इन संकुचनों को हम ब्रॉक्स्टन हिक्स संकुचन भी कहते हैं। एक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दर्द रहित मतलब दर्द नहीं होगा, ऐसा संकुचन भी होगा। अनियमित संकुचन मतलब कभी कभी संकुचन होगा कभी नहीं होगा। आवृत्ति विहीन संकुचन मतलब कब जो है आपका लगातार भी जो है संकुचन हो सकता है। तो ये संकुचन यूट्रस में होता है, जो आपके क्या होता है कि बताता है, अनुभव कराता है आपके अंदर कि हाँ, प्रेगनेंसी महिला जब रहती है तो उसमें यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है और उस कंट्रैक्शन में हल्का फुल्का दर्द भी होता है, दर्द नहीं भी हो सकता है, कभी कभी कुछ देर लगातार हो सकता है, कभी कभी आपको आराम करने से यह संकुचन समाप्त भी हो जाता है। तो यह यूट्रस में होने वाला कंट्रैक्शन है जिसको अनुभव किया जा सकता है प्रेगनेंसी के कुछ समय के बाद, और इसी कंट्रैक्शन के जरिए जो है बच्चा लेवर भी होता है। अगर कंट्रैक्शन किसी को यूट्रस में नहीं रहता है तो उससे दवाई दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, जो उसे कंट्रैक्शन करता है, यूट्रस को प्रेरित करता है और वह बच्चा को बाहर की तरफ धकेलता है। समझ गए? रिट्रैक्शन कहने का मतलब है कि रिट्रैक्शन गर्भाशय पेशियों का प्रमुख गुण है। मतलब जो यूट्रस का मसल्स है उसका प्रमुख गुण रिट्रैक्शन होता है। इसमें पेशी तंतु की लंबाई संकुचन के बाद पुनः पूर्वावस्था में नहीं जा पाती है एवं अस्थायी रूप से पेशी तंतु की लंबाई कम हो जाती है। रिट्रैक्शन को परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स भी कहते हैं। देखिए, संकुचन में होता यह है कि आपका जो यूट्रस है फैलेगा, समझ गए, फिर अपने जगह पर आ जाएगा, फिर से फैलेगा अपने जगह पर आ जाएगा, फिर से फैलेगा अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन रिट्रैक्शन में होता यह है कि इसमें जो पेशी का जो तंतु होता है उसका लंबाई के संकुचन पेशी तंतु की लंबाई संकुचित होने के बाद पुनः अपने अवस्था में नहीं जा पाती है एवं अस्थायी रूप से पेशी तंतु की लंबाई कम हो जाती है। समझ गए? रिट्रैक्शन को परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स भी कहते हैं। यही रिट्रैक्शन होता है। लेकिन संकुचन होगा तो वहाँ पे जो है यूट्रस हल्का बढ़ेगा, फिर वो अपने जगह पर आ जाएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन रिट्रैक्शन में जो है ऐसा नहीं होता है। समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए, दोनों यूट्रस का ही गुण है, लेकिन एक में आपके एक जगह पर आ जाता है संकुचन होकर, और रिट्रैक्शन में वह अपने पूर्व के अवस्था में नहीं आ पाता है, हल्का फल्का वह जो है लंबाई में जो है उसको शॉर्ट हो ही जाता है। ठीक है ना? आगे चलिए। अब यहाँ पे आता है, एक है आपका प्लेसेंटा प्रीविया और एक है प्लेसेंटा एब्रॉप्शन। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि आमतौर पर गर्भ अवस्था के समय प्लेसेंटा यानी जो अपरा होता है गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है। ठीक है? लेकिन किसी परिस्थिति में अपरा जो है प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। तो इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। समझ गए? जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे यह हो गया हमारा यूट्रस। ठीक है? ये यूट्रस हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है आपका सर्विक्स है, बच्चा निकलने वाला जगह रहता है सर्विक्स का। अब मान गए यह जो है ऊपर होना चाहिए, प्लेसेंटा जो है ऊपर रहना चाहिए, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, यहाँ भी रहता है, ठीक है रहता है। लेकिन प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा ऊपर नॉर्मल होगा, इधर हो इधर हो इधर हो, यह प्लेसेंटा ऊपर कहीं भी होगा अगल बगल में तो नॉर्मल माना जाता है। समझ गए ना? आमतौर पर गर्भ अवस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में इम्प्लांट होता है, आरोपित होता है, जो कि एक नॉर्मल होता है। लेकिन किसी ऐसे परिस्थिति में अपरा गर्भाशय के निचले भाग में यानी इधर, समझ गए, यहाँ मुंह के आसपास, सर्विक्स के आसपास, इधर नीचा में आरोपित हो जाता है किसी ऐसे परिस्थिति में। तथा सर्विक्स का जो इंटरनल ओयस है, मतलब जो ये सर्विक्स वाला यहाँ पे जो भाग है ग्रीवा का, इसको जो है इस रास्ता को ही ढक देता है, इंटरनल ओयस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देगा। समझ गए ना? और इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए, अब प्लेसेंटा एवर्सन देखिए। यह वह असमान स्थिति है जिसमें अपरा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में समान रूप से होता है, परंतु गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है, अतः इसको दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं। प्लेसेंटर एब्रॉप्शन का मतलब होता है अपरा पृथक्करण। नाम से यह स्पष्ट है, अपरा का पृथक्करण होना मतलब अपने जगह से हट जाना। इसमें होता यह है कि अपरा अपने बिल्कुल समान जगह पर शुरू में रहता है, मतलब ऊपर या अगल बगल में होना चाहिए अपरा को यूट्रस का, तो रहता है।
ठीक है। लेकिन कुछ समय में होता यह है कि वह अपरा जो है अपने जगह से हट जाता है, पृथक्करण हो जाता है, समझ गए, हट जाता है किसी कारण से। अब इस कारण से जब अपरा अपने जगह से हट जाएगा तो वह तो यूट्रस में ही बच्चा के साथ इधर उधर घूमते रहेगा, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है और इसे हम लोग दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं, क्योंकि अपरा यूट्रस के दीवार को छोड़ देगा और वह पृथक्करण हो जाएगा तो यूट्रस जो है क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए इसे दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं। तो अपरा पृथक्करण समझ गए और प्लेसेंटा प्रेविया भी समझ गए। आगे चलिए, आगे आपके सामने है माय डियर, यहाँ पे कहता है प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। तो मैंने आपको कितना बार बता चुका है कि प्री एक्लेम्पसिया का एक्सटेंडेड वर्जन ही एक्लेम्पसिया होता है, समझ गए। देखिए, प्री एक्लेम्पसिया लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है। जो महिला अगर लेट प्रेगनेंसी है, देरी से अगर प्रेगनेंसी अगर रखती है तो उसमें लेट प्रेगनेंसी का यह एक रोग है, प्री एक्लेम्पसिया। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें रक्तचाप इतना तक हो जाता है, वाहिनियाँ संकुचित हो जाती है, वह अंगों में रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। तो प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज में हाइपरटेंशन हो जाता है, समझ गए, मरीज में सूजन भी हो जाता है, समझ गए। मरीज में क्या होता है कि हल्का हल्का सूजन हो जाएगा, हाथ पाँव में रक्तचाप बढ़ा हुआ रहेगा, इतना हमेशा रहता है। और साथ में जो है मरीज में क्या होता है कि यूरिन में, महिला के यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आने लगता है, तो ये प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है। और इसी प्री एक्लेम्पसिया में अगर मरीज को बहुत ज़्यादा हानिकारक होने लगे, खतरनाक स्थिति आ जाए तो वह एक्लेम्पसिया हो जाता है। इसमें होता है कि पेशेंट को जो है दौरा भी आने लगता है। प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण के साथ में, मतलब प्री एक्लेम्पसिया तो रहता ही है, प्लस इसमें कन्वल्जन आने लगता है, दौरा आने लगता है, मरीज कोमा में चला जाता है और इसी स्थिति को एक्लेम्पसिया कहते हैं, जो कि एक खतरनाक होता है, समझ गए। यह रोग प्री एक्लेम्पसिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होता है। इसमें प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण के साथ में दौरे और कोमा की स्थिति आ जाती है, इसीलिए इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया समझ गए, दोनों समझ गए। आगे चलिए, आगे यहाँ पे देख लीजिए और प्रश्न है। एक है आपका माय डियर पीपीएच, एक है एपीएच। पीपीएच का मतलब होता है कि प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव, एक होता है एपीएच जो आपके प्रसव से पहले का रक्तस्राव होता है। दोनों का क्या मतलब है देख लीजिए। शिशु जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह यानी 42 दिनों तक जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है, यानी पीरियडियम जो क्षेत्र मतलब जो प्यूरिपेनियम जो समय होता है उसमें कभी भी हो सकता है, मतलब ये 6 सप्ताह के अंदर कभी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। तो पीपीएच का मतलब होता है कि शिशु जन्म के 6 सप्ताह तक अगर जनन मार्ग से कोई रक्तस्राव हो रहा है तो उसे पीपीएच कहते हैं। यह सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज है। शिशु के जन्म से पहले, मतलब शिशु के जन्म से पहले, बच्चा भी जन्म नहीं लिया है, जन्म से पहले अथवा गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही रक्त प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। एपीएच का मतलब होता है कि जन्म से पहले का रक्तस्राव, अभी बच्चा कोई जन्म नहीं लिया है, जन्म से पहले या फिर गर्भ के 28 सप्ताह के बाद जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। चीज़ों को समझ गए दोनों के बारे में। आगे चलिए, आगे यहाँ पे है यूनी ओवुलर ट्विंस और बाई ओवुलर ट्विंस। दोनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि दोनों में अंतर पूछता है कि यूनी ओवुलर और बाइनो ओवुलर के बारे में बताइए। एक डिम्ब जुड़वा और दुई डिम्ब जुड़वा, तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को कि एक डिम्ब का मतलब है कि एक जुड़वा शिशुओं का निर्माण एक ही जाइगोट से होता है, तो इसमें यूनी ओवुलर ट्विंस अथवा मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। जाइगोट के निर्माण के बाद बदलन विभाजन के समय यह जाइगोट 2 भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग संपूर्ण शिशु का निर्माण लेता है। यूनी ओवुलर कहने का मतलब है कि इसमें जो होता है एक पुरुष का स्पर्म, ठीक है, एक महिला का जो है डिम्ब मतलब अंडा आपस में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा, एक एक दोनों मिल जाएगा। और ये दोनों जो है क्या होगा, दोनों निषेचन के बाद
निषेचन के बाद जब आरोपण होने के लिए जाएगा तो यह दोनों अलग अलग भाग में बांटकर दो अलग अलग जो है आपके भ्रूण के रूप में यह आरोपित हो जाएगा। अब धीरे धीरे यह जो है दो के रूप में आपको विकास होने लगेगा और यही जो है ट्विंस जुड़वा हो जाता है, जो एक से होता है, यूनिओवुलर से होता है, एक से ही दो बन जाता है, समझ गए। लेकिन इसमें होता यह है द्विडिंब में कि इसमें जो है दो डिंब जो है अलग अलग निषेचित होता है और दोनों डिंब जो है क्या होता है, अलग अलग आरोपित होकर दोनों का विकास अलग अलग होता है। इसीलिए ये जो बेचारा दोनों होता है, इसका किसी का रंग नहीं मिलेगा तो रूप नहीं मिलेगा, हाई एगो छोटा तो एगो बड़ा, एगो देखने में बिल्कुल डिफरेंट तो एक देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। मतलब इस प्रकार के जो जुड़वा वाला होता है बाइनो ओवुलर वाला, इसमें बहुत सारे चीज़ मैच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ मैच करता है, जैसे लड़का लड़का होना, लड़की लड़की होना, लिंग समान हो सकता है, दोनों का जो है रूप ढंग एक हो सकता है इसमें, क्योंकि यह जो है एक ही अंडा एक ही निषेचन के बाद जो है दोनों अलग अलग बंट गया है तो दोनों में गुण एक जैसे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे शुरू से ही दोनों अलग अलग निषेचित होता है, दोनों अलग अलग विकास होता है, इसलिए इसमें लिंग भी बदल सकता है, समझ गए ना। लिंग भी बदल सकता है, एगो लड़का हो सकता है तो एगो लड़की हो सकता है, समझ गए, रहेगा जुड़वा ही, लेकिन एगो लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकता है, समझ गए। अगर मान गए लिंग समान हो भी गया तो इसका रंग रूप अलग अलग हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये डिफरेंट हो जाता है, ये डिफरेंट होने का कारण बाइनो ओवुलर होता है, जबकि डिफरेंट नहीं होगा, बहुत हद तक सब चीज़ मिलेगा दोनों में, तो समझिएगा कि वह एक ही चीज़ का दोनों प्रोडक्ट है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग होता है, समझ गए। तो यही आपका दोनों में विशेषली अंतर है। जब जुड़वा भ्रूण का निर्माण पृथक ओवम एवं स्पर्म के संयोजन के कारण, मतलब वही अलग अलग ओवम और अलग अलग स्पर्म के मिलने के कारण होता है, तब इन्हें बाइनो ओवुलर ट्विंस अथवा डाइजोगोटिक कहते हैं, इन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। तो यही जो है आपका एक डिंब और दुई डिंबीय जुड़वा दोनों में हो गया, दोनों जुड़वा ही होगा, क्योंकि जुड़वा का मतलब ही होता है दो का जन्म, समझ गए, ट्विंस, तो दोनों जुड़वा ही होगा। लेकिन एक होगा जो एक अंडे से दो अलग अलग निर्माण होगा और एक होगा जो शुरू से दोनों के अलग अलग ही होगा। तो यही आपका बाइनो ओवुलर और यहाँ पे यूनी ओवुलर, ओके, बता दिए। चलिए, तो यहाँ पे सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है आपके सामने है, एक होता है ओवुलेशन, एक होता है इन ओवुलेशन। एक होता है ओवुलेशन, एक इन ओवुलेशन, दोनों में अंतर देख लीजिए। परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल की क्षति से अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट से मुक्त होने तथा इसे कंसेप्शन के लिए उपलब्ध होने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है, समझ गए। प्रसव के बाद जनन अंगों का गर्भ अवस्था से पूर्व की स्थिति में धीरे धीरे वापस आना ही इन ओवुलेशन कहलाता है। इन ओवुलेशन के मतलब क्या होता है कि बच्चे जन्म के बाद जो जनन अंग होता है, जनन अंग का गर्भ अवस्था से जो पहले की स्थिति था उसी स्थिति में धीरे धीरे वापस आना ही इन ओवुलेशन कहलाता है। जैसे गर्भ से पहले यूट्रस एकदम छोटा सा रहता है, सिकुड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही गर्भ के कंडीशन आता है तो वहाँ पे यूट्रस बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आकार अपना लगभग 18 से 20 गुना आकार जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर तो वह जो है ये बच्चा जन्म ले लेता है तो धीरे धीरे वो अपने स्थिति पे आ जाता है। तो वही पूर्व की स्थिति में आ जाना इन ओवुलेशन कहलाता है जनन अंगों का, ठीक है ना। और इन ओवुलेशन का मतलब होता है कि परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल की क्षति से अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने पर, समझ गए ना, मुक्त होने पर तथा इसके कंसेप्शन के लिए उपलब्ध होने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है। मतलब सीधा कहिए कि जो अंडा बनने की प्रक्रिया है वही ओवुलेशन होता है। और बाकी ये चीज़ तो समझ ही गए आप, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब एक प्रश्न है कंट्रैक्शन रिंग और बेंडल्स रिंग। कंट्रैक्शन रिंग का क्या मतलब होता है? गर्भाशय के सर्कुलर पेशीय तंतुओं की ऐंठन के कारण एक अंगूठी के समान रिंग विकसित होती है। यह रिंग गर्भाशय में कहीं भी व प्रसव के किसी भी अवस्था पर बन सकती है। सामान्यतः यह रिंग ऊपरी गर्भाशय भाग तथा निचले गर्भाशय भाग के जंक्शन पर फीटस के सिफेलिक प्रस्तुति में शिशु की गर्दन के निकट बनती है। देखिए, कंट्रैक्शन रिंग का मतलब होता है कि गर्भाशय के सर्कुलर पेशीय तंतु की ऐंठन के कारण जब यूट्रस जो है सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर, जब यूट्रस के सर्कुलर पेशियाँ जब उसमें स्पाज्म होता है, ऐंठन होता है, तो उस ऐंठन के कारण अंगूठी के आकार का जो है रिंग विकसित हो जाता है, समझ गए। और यह रिंग जो है यूट्रस में कहीं भी हो सकता है, प्रसव के किसी भी अवस्था में यह बन सकता है। सामान्यतः यह रिंग जो है यूट्रस के ऊपरी या निचले गर्भाशय के जंक्शन पर फीटस और सिफेलक प्रस्तुति में शिशु के गर्दन के निकट बनता है, समझ गए। तो ये चीज़ आप कंट्रैक्शन रिंग समझ गए।
बंडल रिंग्स का मतलब है कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में तीव्र संकुचनों के फलस्वरूप गर्भाशय के चारों ओर एक खांच अथवा कर्व ग्रूव और कर्व निर्मित होती है जो बंडल रिंग कहलाती है। इसे पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं। तो बंडल रिंग्स का मतलब है कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में मतलब यूट्रस के ऊपर में तीव्र मतलब तेजी से कंट्रैक्शन होने के कारण गर्भाशय के चारों ओर से एक खांच अथवा जो है कर्व जो है बना लेता है, जिसे बंडल रिंग कहते हैं। अब मानिए कि जैसे ये बैलून है, ठीक है। अब बैलून को हम इस साइड से जातेंगे तो क्या होगा कि हवा सब आगे आएगा और यह जो है पीछे की तरफ जो है देखते होइएगा आप लोग कि बैलून को सेब का आकार का बना देता है। देखिए ऐसे जो है कुछ बना देता है, एक बैलून को फुला देगा और पीछे से धकेल देगा, तो वो जो धकेलेगा तो एक खांच सा बना लेता है ना, गड्ढा सा। तो सेम उसी प्रकार से जब आपका गर्भाशय संकुचन होता है आगे की तरफ, कंट्रैक्शन करता है, तो वह जो है एक चारों साइड से एक खांच सा बना लेता है, कर्व सा, और यही जो है आपका एक बंडल रिंग कहलाता है। समझ गए? इसे पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं। जबकि कंट्रैक्शन रिंग क्या होता है कि यह जो है गर्भाशय में जो सर्कुलर पेशियाँ होता है, जो गोलाकार पेशी होता है, उसमें ऐंठन होने के कारण यह अंगूठी के रिंग एक समान जो है रिंग विकसित हो जाता है, जो यूट्रस के ऊपर नीचा कहीं भी हो सकता है। समानतः यह रिंग जो है ऊपर के भाग और निचले के भाग के जंक्शन पर फीटस के जो सिफेलिक प्रस्तुति होता है उसके शिशु के गर्दन के निकट यह रिंग बनता है। तो यह क्यों बनता है, समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पे विदा लेते हैं।